धन्यवाद अध्यक्ष जी। चिट फंड अमेंडमेंट बिल 2019 पर बहुत विस्तार में यहां पर चर्चा हुई और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब भी देश के गरीब की बात आती है, छोटे व्यापारी की बात आती है, लोकसभा के सदन में सब अपनी राजनीतिक दलों से, विचारधाराओं से ऊपर उठकर कानून बनाने में एकजुट, एक सहमत होकर अपने विचार भी रखते हैं, सुझाव भी रखते हैं और इस कानून का समर्थन भी सब तरफ से देखने को मिला है। इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इसमें अपनी बात रखते हुए और क्या सुधार हो सकते हैं, इस बिल से क्या सुधार होगा, क्या चुनौतियां समाज में हैं, इन सब विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला। और कहीं ना कहीं ये बातें भी आई कि क्या डिपॉजिट स्कीम या पैसा इकट्ठा करने वाले जो पैसा लेकर भाग जाते हैं, उसकी चर्चा भी कहीं ना कहीं उस बात को एक मिक्सअप होते हुए भी देखा गया कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट को हम चिट फंड के साथ कहीं ना कहीं बहुत बार बातों में मिक्स कर गए। अगर आपको याद होगा, पिछले ही सत्र में जब बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इस पर हम कानून बनाने के लिए यहां पर आए थे, तब भी इस सदन में भी और राज्यसभा में भी सभी माननीय सांसदों ने, जिन्होंने उसमें भाग लिया, उसमें भी बहुत अच्छे विचार दिए और जिन्होंने अमेंडमेंट्स दी थी, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने उस समय सारी विड्रॉ भी की थी कि ये गरीब के हित में बिल है, ताकि उसका पैसा, जो ईमानदारी का पैसा है, छोटी छोटी बचत है, कहीं वो बर्बाद ना हो जाए। इसलिए उस समय भी इन सब लोगों ने सहयोग किया था और ये मात्र 2-3 महीने पुरानी बात है। चिट फंड बिल शायद उस समय आता, क्योंकि पिछली बार जब ये 16वीं लोकसभा में यहां पर आया, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को इसको देखने के लिए कहा गया, विस्तार में इस पर चर्चा हुई। इससे पहले की एडवाइजरी ग्रुप इस पर बनाया गया था, उन्होंने अपनी अलग से रिकमेंडेशन दी थी और फाइनेंस कमेटी के सारे विचार सुनते हुए उनकी 21वीं रिपोर्ट भी सुनी, उसमें उनकी डिटेल रिपोर्ट आई थी। फिर 35वीं रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक मजबूत, सशक्त और एक अच्छा कानून बने, जिससे चिट फंड में जो अपना पैसा देते हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाए और मजबूती वहां पर मिल सके। और उसमें प्रमुखता क्या थे? जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट था, माननीय अध्यक्ष जी, उसमें डिपॉजिट जो लेती हैं कंपनियां, जो नॉन रेगुलेटर से बाहर हैं, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, हाउसिंग फाइनेंस, इन सब से बाहर जो है 9 ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारे ही अनरेगुलेटेड डिपॉजिट गिने जाएंगे। उसमें बड़ी क्लियर व्याख्यान है। उसमें जो 9 में रजिस्टर होंगे वो रेगुलेटेड होंगे, जो 9 से बाहर होंगे वो अनरेगुलेटेड होंगे। वो अलग बिल था। ये चिट फंड के लिए है, जो डिपॉजिट मेकिंग नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और निर्धारित समय पर आपको अपनी सब्सक्रिप्शन देनी है, अलग अलग इंटरवल पर देनी है। और इस पर भी ये कहा गया, जो पहले डिविडेंड की बात आती थी कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उसमें कुछ विरोध भी होता है कि डिविडेंड कहां से दोगे, तो उस पर भी इसको बदलाव करके नाम बदलने की बात कही गई। ये ज्यादा जागरूकता लाने के लिए सब कुछ किया गया है। जहां अनरेगुलेटेड डिपॉजिट इलीगल है, वहीं पर चिट फंड लीगल है। आप रजिस्टर करवाते हो और रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको परमिशन मिलती है, तब जाकर आप अपनी चिट को फ्लोट कर सकते हो, लोग उसके हिस्से बन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि फोरमैन, क्योंकि 1981 के बाद तो बेचारे की उसकी कमीशन ही नहीं बढ़ पाई थी, तो स्टैंडिंग कमेटी ने भी, केएजी ने भी, दोनों ने कहा कि उसको बढ़ाना चाहिए, तो उसको तभी बढ़ाकर इसको 7% किया गया ताकि फोरमैन की वो बढ़ भी सके। अब जब इसमें चर्चा में बहुत सारी बातें आई, एक बात मैं कहूंगा, ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको क्रेडिट भी और सेविंग
दोनों की व्यवस्था ही एक ही योजना में मिलती है। और इसके अलावा जो नाम बदलने की यहां पर बात कहेगी कि नए नाम क्यों दिए गए, क्योंकि बहुत सारे भाषणों में जो विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के सांसद थे, उन्होंने एक बात का उल्लेख किया माननीय अध्यक्ष जी, कि चिट और चीट इन दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं उस राज्य में कई जगह पर ऐसा अंतर नहीं देखने को मिलता। CHIT और CHEAT इन दोनों में बहुत अंतर है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसी भावना के साथ इसको लाया गया था कि जो पॉन्जी स्कीम्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो डिपॉजिट बेस हैं, घपले करने वाले काम हैं। चिट फंड एक लीगल सिस्टम है जिसके माध्यम से इसको चलाया जा सकता है। इसीलिए इसको नाम फ्रेटर्निटी फंड की बात हो या ROFCA, ये ऑल्टरनेट नेम्स इसको देने की एक व्यवस्था खड़ी की गई है ताकि इसके माध्यम से आगे लाभ मिल सके। और फिर ये आया कि पैसा बहुत पहले कैप लगाई गई थी कि 1 लाख तक इंडिविजुअल का, यानी कि किसी व्यक्ति का, और 3 लाख रुपए तक किसी फर्म का हो सके या 6 लाख तक किसी फर्म का हो सके, जो पहले था। अब 2001 की इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इसको 3 गुना बढ़ाया गया है। इंडिविजुअल्स के लिए इसको 3 लाख रुपया किया गया और फर्म्स के लिए इसको 18 लाख रुपया किया गया, इसकी लिमिट को। जहां तक एक सवाल आया कि बैंकिंग के क्षेत्र में कॉरपोरेट्स को लेंड करते हैं, वीरास्वामी जी ने कहा था, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कमी है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, लगातार प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि हुई है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, एग्रीकल्चर में विशेष तौर पर। और इसके अलावा भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए हमारे कुछ सांसदों ने भी कहा किस तरह से योजनाओं का लाभ मिला है, उस पर मैं आगे और आपको जानकारी भी दूंगा। GST की एग्जम्पशन की आपने बात कही, ये ऑपरेशनल मैटर है और ये GST काउंसिल में इस विषय पर विचार किया जा सकता है। इसमें कोई अमेंडमेंट इस पर लाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कोई लाने की जरूरत है। हाउसवाइफ को इफेक्ट करने की आपने बात कही, मैं उस पर केवल इतना कहूंगा, जो कैप पहले 100 रुपया थी, ये सही बात है, बहुत सारे सांसदों ने कहा कि आज के समय में 100 रुपया बहुत कम है। इसीलिए हमने अलग अलग राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से उन राज्य की सरकारों को अधिकार दिया है कि वो अपने राज्य के अनुसार उसको तय कर सकते हैं और राज्य की सरकार की भूमिका उसको तय करने पर रहेगी। इससे आपके छोटे छोटे लोगों को, जो गरीब हैं उनको भी, और जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। जहां तक चिट फंड स्कैम की बात कही गई, वहां पर भी कई जगह तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटीज काम कर रही हैं और मुझे लगता है हमें सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह हम खड़ा ना करें। हाँ, उसमें तेजी आए, हम सबकी उसमें चिंता है कि लोगों के जो पैसे लगे उसको जल्द वापस किया जाए, लेकिन जब अध्यक्ष जी वो पैसा वापस दिलाने की बात आती है तो कई लोग ऐसे बड़े पदों पर बैठकर भी एक रोड़ा अटकाकर बैठ जाते हैं, जो मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि गरीब के साथ जुड़ा हुआ पैसा है। उस जांच में किसी को भी अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए। गरीब को उसका डूबा हुआ पैसा जल्द से जल्द वापस मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। आखिरकार उस गरीब की ईमानदारी की कमाई को छीनने का हक किसी के पास नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर की गई इस जांच में कोई भी रोड़ा ना बने, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, ये इसलिए किया गया कि अगर आप व्यस्त हैं, 2 लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते, तो आपके पास एक ऑप्शन दी गई है। क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले शायद हम लोग सोचते भी नहीं थे कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाएगा या डेटा का इतना यूज होगा, लेकिन पिछले 4 वर्षों में एक बहुत बड़ी क्रांति हमने भारत में देखी है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन अगर हमारे यहां पर बढ़ने की शुरुआत हुई, और दूसरी ओर से भारत सरकार ने भी अपनी ओर से प्रयास किया, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से और डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के गांव गांव को, पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया है। ये इतनी बड़ी बात है कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर जहां हमारा देश की हर पंचायत और गांव हमारे जुड़ जाएंगे ऑप्टिकल फाइबर से, एक बहुत बड़ी सुविधा गांव गांव तक होगी। ये डिजिटल इंडिया को ताकत भी देगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी कोई बड़ी बात नहीं है।
और जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसका चिट का परिणाम निकल जाएगा तो 2 दिन के अंदर उसको रजिस्टर, जिन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया उनसे साइन करवाना है। यह अनिवार्य उसमें किया गया ताकि कोई धांधली दादा इसमें ना हो सके, इसका भी प्रावधान हमने इसमें करके दिया है। इंश्योरेंस की बात यहां पर आई, ये ऑपरेशनल मैटर है। अब आप कहिए कि किसी चिट में, चिट के जो सब्सक्राइबर है उनको लगे कि हम इंश्योरेंस का पैसा खर्च नहीं करना चाहते, हम बगैर इंश्योरेंस के ठीक है, लेकिन किसी को लगता है हमें इंश्योर कराना चाहिए तो उसको भी करवाना चाहिए। और हमने IRDA तक कोई भी जाए वहां पर अपनी जाके इसको अगर रेगुलेटर के माध्यम से या इस इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से अपनी चिट को इंश्योर करवाना चाहे तो हमने उनके ऊपर इसको छोड़ा है। इसको अमेंडमेंट अध्यक्ष जी इसमें लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों के ऊपर जो इसका लाभ उठाते हैं उसके ऊपर पड़ती। जहां तक सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपने कम करने की बात कही कि 100% से 50% कर दीजिए, मुझे लगता है अन्याय होगा। जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है उसकी पूरी सिक्योरिटी हमने इसमें प्रावधान किया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने भी ये कहा था, की एडवाइजर ग्रुप ने भी ये कहा, और मुझे लगता है आप सबकी भी सहमति होगी कि जो भी पैसा इसमें निवेश करे उसका पैसा सुरक्षित हो, 1 रुपया भी किसी का ना डूबे, इसके लिए सदन को पूरी तरह से प्राथमिकता से निर्णय करना चाहिए। इसके अलावा RBI ने भी इस डिमांड को नहीं माना था। दूसरा, माननीय मेहताब जी ने भी कहा था, चिट फंड्स को तो हमने रजिस्टर करने के लिए राज्य सरकारों के पास ही इसका अधिकार दिया है, और रजिस्ट्रार को भी इसके बहुत सारे अधिकार इस कानून के अंतर्गत दिए हैं। अंडर सेक्शन 47 of the RBI, even RBI can expect chit books and records of any chit fund. इसके अलावा अध्यक्ष जी, अंडर सेक्शन 73 RBI can advise any state government on any policy either on its own or if requested by the state government. तो ये जो कहा गया था कि RBI के पास अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे लगता है RBI ने के पास अधिकार इन नियमों के अंतर्गत हैं, वहां पर वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां तक कि अंडर सेक्शन 87 स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट एनी चिट फंड फ्रॉम द एक्ट बट ओनली इन द कंसल्टेशन विद द RBI। तो जो सुप्रिया जी कह रही थी कि RBI के पास कुछ भी नहीं, मुझे लगता है यहां पर बहुत कुछ RBI के पास है। और इसके अलावा जो एक सवाल खड़ा किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं, और ये माननीय अध्यक्ष जी इसमें चीफ सेक्रेटरी इसको चेयर करता है, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है। और इस कमेटी में सेबी के अधिकारी हैं, RBI के अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के हैं, SFIO के हैं, CBI के हैं, पुलिस के हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स विंग के हैं। तो मुझे लगता है जो फ्रॉड से रिलेटेड या रेगुलेटर जो हैं बाकी, वो सब इसमें शामिल हैं। और राज्य के चीफ सेक्रेटरी जहां से उनको रजिस्टर कराना वो उसका हिस्सा है। और ये हर 3 महीने में एक बार कमेटी मिलती है, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी के मन में कोई शंका रहनी चाहिए। इनके पास पर्याप्त शक्तियां भी हैं, अधिकार भी हैं, 3 महीने में मिलने का इनके पास नियम भी बना हुआ है, और ये सब न्याय दिलाने के लिए उचित लोग भी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ, इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसमें मैं 2-3 बातें अपनी ओर से यहां पर कहना चाहता हूं, भरतरी जी है नहीं। चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स डिटेल प्रोविजन टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स so that subscribers who have won in any particular round continue to pay in the future rounds. In the chapter 3, sir, which lays down the rights and duties of the foreman, including provision of security to safeguard all subscribers. And chapter 4 has provision about action against defaulting subscribers, such as their removal and substitution to safeguard the interest of the other subscribers. इसके अलावा सचेत करके एक पोर्टल हमने RBI ने लॉन्च किया है, जिस पर इसकी जानकारी भी है। अगर आपको याद होगा तो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में हमने ये भी प्रावधान किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितनी भी ये योजना चलाने वाले, इनका एक डेटा बैंक बने और उनके पोर्टल पर वो अवेलेबल हो,
ताकि देश भर में उसकी जानकारी मिल सके। उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया था, यहां पर भी सजा का प्रावधान है। और यह सजा का प्रावधान इसलिए किया गया है कि गरीब आदमी का पैसा लेकर कोई ना भागे। अगर सदन को लगता है सजा होनी चाहिए तो उसका प्रावधान इस कानून में किया गया है, ताकि भविष्य में उस बात का ध्यान रखा जा सके। अधीर रंजन जी ने कहा कि वेदर कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू चिट फंड्स कैन बी कंसिडर्ड बाय कंज्यूमर फोरम्स। सर, द कंज्यूमर कंप्लेंट्स आर कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और आपने 2-3 हाई कोर्ट्स का और कंज्यूमर कोर्ट्स का भी आपने यहां पर उदाहरण दिया है। इंटरप्रिटेशन जो है, इट इज डिसाइडेड बाय द जुडिशरी एज टू वेदर एनी कंज्यूमर ग्रीवियंस और कंप्लेंट इज कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसलिए शायद कहीं ना कहीं ये, और ये एक केस में नहीं, बहुत सारों में दिक्कत आती है आपका, उसमें ये वाजिब है बड़ा उठाना। मैं आपसे इसमें कुछ हद तक सहमत भी हूं। और जहां तक आपने कहा कि नेम ऑफ द फोरमैन शुड बी चेंज्ड, इस पर भी बड़ी डिटेल में चर्चा कमेटी में भी हुई। उससे पहले जो की एडवाइजरी ग्रुप रखा गया, कुछ सांसदों ने और भी कहा। तो मुझे लगता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, इसका नाम भी इसमें बड़ा क्लियरली डिफाइंड किया गया, लेन करने तक कि उसको प्रावधान सारे किए गए हैं। और ये इंडिविजुअल और कंपनी में कहीं पर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, अब इसके उसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अमर सिंह जी ने यहां पर कहा कि पीपल शुड गेट एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंश्योरेंस। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और कहीं ना कहीं जब हम सब लोग ये बात उठाते हैं तो मुझे लगता है हमें पिछले कुछ वर्षों पर भी नजर उठाकर देखना चाहिए कि हम कहां पर थे, कहां पहुंच पाए हैं। आज से कुछ साल पहले तक बहुत सारे बैंक खाते नहीं थे। बहुत सारे मीन्स 37 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते नहीं थे। मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर पढ़ के बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 37 करोड़ 30 लाख बैंक खाते 16 अक्टूबर 2019 तक खुले। आप कल्पना कीजिए, जिन गरीबों के 70 वर्षों में खाते नहीं खुले थे, 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हर गरीब को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, बैंक का खाता खोलेंगे। और हमने जब कहा तो बहुत मजाक भी उड़ाया गया कि कौन पैसा जमा कराएगा, जीरो फ्रिल अकाउंट में कौन खाता खुलवाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, केवल खाता नहीं खुला है, इसमें 1,05,523 करोड़ रुपया देश के गरीबों ने जमा कराकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं एक अनुरोध आपसे यहां पर और करना चाहता हूं। प्लास्टिक कार्ड्स की या प्लास्टिक मनी की बात कही गई। मैं तो कहूंगा दुनिया कॉइन से प्लास्टिक कार्ड पर गई या प्लास्टिक करेंसी पर गई। इंडिया हैज लीपफ्रॉग फ्रॉम कॉइन टू फ्रॉम पेपर करेंसी एंड पेपर करेंसी डायरेक्टली इनटू द डिजिटल पेमेंट्स। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट द यूपीआई प्लेटफॉर्म लास्ट मंथ we had more than 1 billion transactions, 1 billion transactions। यूपीआई प्लेटफॉर्म कुछ वर्ष पहले हमने शुरू किया, 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस उस पर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। देश के गरीब ने, आम नागरिक ने और गांव में रहने वाले सबने उसको माना है। रुपए डेबिट कार्ड, कहां गरीब सोचता था एटीएम तक जाने की, हमने उनको ताकत दी है। 28 करोड़ के लगभग लोगों के पास रुपए डेबिट कार्ड देश के अंदर भी हैं, और अब तो सिंगापुर, यूएई और बाकी देशों में भी भारतीय करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी जो मुहिम चलाई गई, मैं माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आप मास्टर कार्ड, वीजा या एसबीआई कार्ड की वैल्यूएशन देख लीजिए कहां पर है। आज उनकी वैल्यूएशन जहां पर है, कल को अगर रुपए डेबिट कार्ड की वैल्यूएशन कभी मार्केट में की जाए तो मुझे लगता है एक अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो हजारों करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हमारे रुपए डेबिट कार्ड की हो सकती है। ये प्रयास हमने किए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्तर पर।
और मैं आपसे सहमत हूं, इसमें और सुधार जितने होंगे हम उसमें करने की और भी प्रयास करेंगे। सुप्रिया जी ने कहा कि बैंक में एनपीए बहुत बढ़ गए। अध्यक्ष जी उन्होंने उस दिन कहा कि डॉक्टर साहब का आर्टिकल पढ़िए, बिल पढ़कर नहीं आए लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब के आर्टिकल पे सब कुछ बोला, तो मुझे जवाब तो देना ही है कुछ ना कुछ। मैं बिना नाम लिए बोल देता हूं, क्योंकि बिल पर कुछ नहीं था, अर्थव्यवस्था पर था, तो मुझे सिर्फ इतना उस पर कहना है। एनपीए किसके दिए हुए हैं? अध्यक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनका नाम लेके बोला जाए। हमारी सरकार आई अध्यक्ष जी, और ये मैंने नहीं, जब उस समय हम जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य था और बाकी लोग सदस्य, तब उस समय रघुराम राजन जी ने आकर कहा था कि ये उस समय के एनपीए के लोन है जब यूपीए की सरकार थी। ये लोन जब उस समय दिए गए वो सब एनपीए बाद में हुए। उस समय कारपेट के नीचे दबाए गए थे, हमने आकर कुछ छिपाया नहीं, हमने देश को बताया कि जो एनपीए एक्चुअल हैं वो देश की जनता के सामने आए। एसेट क्वालिटी रिव्यू हमने कराने का प्रयास किया। 4R स्ट्रेटेजी हम लोग लेकर आए, जिसको पॉलिसी लेकर आए, जिसमें रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स, इसके माध्यम से हमने बैंकिंग व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया और हमने छिपाया नहीं। बैंकों को जो 10 पीएसबी थे उनको 4 एंटिटीज उनकी रह जाएंगी, उनकी क्षमता बढ़ाने का हमने काम किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कर्जा दे सकें। वो पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आए तो हमारी सरकार के कारण आए। हमने उनकी कैपिटलाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन करने का काम किया तो लाखों करोड़ रुपए हमारी सरकार ने उसमें डाले हैं। अब ये कहा गया उस समय कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाकर आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, क्या इससे हुआ? अध्यक्ष जी, हमने बड़ा तीर मारा है। हम में हिम्मत थी तो हम कानून भी लेकर आए और उस कानून के डर से और उस कानून के प्रावधानों से लगभग 4 करोड़ 84 लाख रुपया इस देश में वापस आया है। तो उसके माध्यम से, उसके डर से या उसके प्रावधानों से डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप उससे बेहतर हुई है। कुछ उस पे एनसीएलटी के आने से पहले सॉल्व हो गए, कुछ एनसीएलटी के आने के बाद हुए। भूषण स्टील एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। शायद पहले 4-4, 5-5 वर्ष लगते थे, तब पैसा वापस नहीं आ पाता था। इस कानून के बनने के बाद वो समय आधे से कम रह गया और हजारों करोड़ रुपए आपके वापस आने शुरू हुए हैं। तो हम कानून बनाया भी, हमने उसको लागू भी किया। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल की बात आई, भाई पैसा आपने दिया, भाग वो गए, वापस लाने के लिए हमने कानून बनाया और विदेशों में रहने वालों को जेल भी वहां पर करवाई और कईयों को वहां से वापस लाने के लिए हमने प्रक्रिया भी शुरू की है। हमने किया, इसीलिए बोलते हैं। जहां तक फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कही गई कि इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी पर कोई काम ही नहीं हुआ, यह कहा गया। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी इस पर 5 मिनट कम से कम लेना चाहूंगा। यहां पर 1483 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स हैं। 31 मार्च 2019 तक का आंकड़ा दे रहा हूं साहब, और अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 तक इन फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स ने 52,084 स्पेशल कैंप्स लगाए, जिसमें 93,343 स्पेसिफिक कैंप्स लगाए गए और रूरल ब्रांचेस में तो 3,05,672 कैंप्स लगाए गए और पिछले साल 2,64,120 कैंप लगाए गए थे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड अलग से बनाया गया है और डिजिटल लिटरेसी कैंप्स भी हमने शुरू किए, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी कैंप्स। इसमें भी सर जो हमने आरआरबी और आरसीबी को फंडिंग सपोर्ट दी है वो 6,000 रुपये प्रति कैंप देते हैं और 303 स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में 5,000 कैंप हमने लगाए हैं और स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में 15 लाख रुपए हम एक डेमो वैन के लिए भी देते हैं ताकि उससे और जानकारी मिल सके, फाइनेंशियल लिटरेसी हो सके स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में।
अध्यक्ष जी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी हमने 7 सितंबर 2016 को बनाई और इसका काम था एडमिनिस्टर करना और एजुकेशन करना, प्रोटेक्शन इसके बारे में जानकारी देना। और आईपीएफ ने एमओयू साइन किया है हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं इनकी सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज से, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाए जाएं। इससे भविष्य में और सेंसिटाइजेशन होगी और जानकारियां मिल पाएंगी। 2018-19 में 27,639 इन्वेस्टर प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए गए और ये सीएससी ई गवर्नेंस मैकेनिज्म के माध्यम से करवाए गए हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से करवाए गए हैं। इस वर्ष में और आने वाले वर्ष में हम 15,000 से ज्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें लगभग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सीएससीज के थ्रू ये प्रोग्राम किए जाएंगे। नेहरू युवा केंद्र, जो केवल एक संस्था जिसमें बहुत कम कार्य किए जाते हैं, हमने उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया है। और कस्टमाइज्ड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इसके माध्यम से हम कंडक्ट करेंगे और इससे भी उसके ऑफिशियल और वॉलंटियर्स को जानकारी देकर उससे आगे लाखों लोगों को जानकारी देने का प्रावधान किया जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो हम पूरे ग्रामीण भारत में एडवांस स्टेज पर चलाने की बात कर रहे हैं, ये किसके माध्यम से? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके लगभग 650 ब्रांचेस माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पोस्ट बैंक ने देश भर में खोली हैं। अब इसके माध्यम से 3,219 प्रोग्राम किए जाएंगे, 20,000 गांवों को इसके साथ जोड़ा जाएगा और 3,21,900 भारत के नागरिकों को इसके माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी। तो इतने कार्यक्रम फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से शुरू किए गए हैं देश भर में। इसके अलावा भी लंबी सूची है अध्यक्ष जी, मुझे लगता है इस विषय से थोड़ा सा मैं आगे चलूं। आईबीसी और एपेक्स कोड की मैंने आपके सामने बात की है, जनधन योजना की भी मैंने यहां पर आपके सामने विषय रखा है। मुद्रा योजना में तो मैं भी इसी पर बोलना चाहता था, लेकिन फिर कहा गया कि कलेक्शन कम हुई कि लोग पैसा नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2013-14 में 6,39,000 करोड़ थी, जो पिछले साल बढ़कर, जिसमें डिमोनेटाइजेशन भी एक बड़ा कारण है जो हमारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया था, उसके बाद 11 अध्यक्ष जी, अगर आप चाहोगे मैं इसमें से किसी पे भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं, हम सहमति से बिल्कुल पास कर सकते हैं। लेकिन किसी माननीय सदस्य ने कोई विषय उठाया, मेरे जितनी मैं जानकारी दे सकता हूं उतने देने का प्रयास कर रहा हूं, कि हम में दम था, हमने डिमोनेटाइजेशन का कदम उठाया, इसीलिए 6,35,000 करोड़ से बढ़कर 11,38,000 करोड़ रुपया देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुई है। लगभग दुगना हुआ। इनकम टैक्स देने वाले भी लगभग दुगने हुए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जानकारी के अभाव में, जैसे मैंने देखा कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, पॉन्जी स्कीम्स, इसको चिट फंड के साथ मिश्रण किया गया था कहीं ना कहीं। अब किसी ने ना समझ का शब्द का उपयोग किया, मैं वो नहीं कहूंगा। जानकारी के अभाव में ये कई बार होता है। मैं भी जब था, मुझसे भी होता था, हम सबको ही होता है। शायद आज मैं इस विभाग का मंत्री तो मेरे पास थोड़ी ज्यादा जानकारी है, तो जानकारी सब तक पहुंचे, देश तक पहुंचे। इस देश को हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और 2025 तक बनाकर छोड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, अब वे अधिकतर सवाल तो अर्थव्यवस्था से जुड़े थे, मैं सारे नोट्स उस पर बनाकर लाया हूं।
अगर आप कहते तो मैं एक एक करके सब पे उस पर कार्रवाई कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको वापस एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया यहां पर। पर्ल कंपनी की भी बात कही गई, जिसका भी अब अध्यक्ष जी जहां पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी होगी, चाहे एक राज्य में है, दूसरे में, तीसरे में है, एक कंपनी पर दूसरी पर है, मुझे लगता है ये समय सीमा तो उनको भी तय करनी चाहिए। अगर सदन को लगता है कि निर्धारित समय के अंतर्गत हो, अब ये मैं सुप्रीम कोर्ट पर थोप नहीं सकता, लेकिन जो कमेटीज बनती हमने कई वर्षों तक देखा है कि कोई 1 वर्ष के लिए बनती, 10 वर्ष तक वो अपना काम करती रहती है। तो निर्धारित समय के अंतर्गत उस पर काम हो, गरीबों को पैसा मिले, ये मैं आपकी भावना सबकी समझता हूं, और इस सदन के माध्यम से वो भावना मीडिया भी जन जन तक पहुंचा सकती है, जो जहां तक पहुंचे। लेकिन हमारी सरकार जो भी कानून में बदलाव करना होगा वो करेगी, आप सबके सहयोग से करेगी, ताकि किसी गरीब का भविष्य में पैसा ना लुटे। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स भी होंगे, कानून की पूरी ताकत भी उनको दी जाएगी और जानकारी भी जन जन तक पहुंचे, ऐसा प्रावधान किया जाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध भी है, आप भी जब कोई कार्यक्रम करें तो वहां पर लोगों में जानकारी अवश्य पहुंचाएं कि पॉन्जी स्कीम में और लीगल चिट फंड में क्या अंतर है, या जो रेगुलेटेड डिपॉजिट हैं, जो 9 संस्थाओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, वो जेन्युइन कैसे हैं, लीगल कैसे और इलीगल क्या है, ये आप भी जन जन तक पहुंचाएंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप सोशल मीडिया पर जनता तक जाकर करें, और मैं भी अपनी ओर से प्रयास करूंगा, ये भविष्य में जब ये कार्यक्रम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम किए जाएं तो जहां संभव हो सके वहां पर सांसदों को भी बुलाना चाहिए, ताकि सांसदों की भागीदारी भी वहां पर हो और जन जन तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। मैं किसी राज्य के बारे में विशेष तौर पर टिप्पणी नहीं करूंगा। खास करके बंगाल को करना। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कोई जितना मर्जी कहे कि किसी एक राज्य के बारे में कहें, किसी एक स्कीम के बारे में कहें, आज मैं देश के गरीबों के हित के लिए यहां पर खड़ा हूं, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता इसमें गरीब के हित के संरक्षण के लिए है, और ये बिल भी उसी के लिए लाया गया है। मैं इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं, राजनीति से ऊपर उठकर हम गरीब के हित के लिए इस बिल को पास करेंगे, ताकि भविष्य में भी ऐसा कोई सदन में ना, आप सड़क पे जाके जो करना आप करिए, लेकिन सदन में हमें कानून बनाने की क्षमता या ताकत दी है, हम यहां पर कानून बनाएंगे, क्योंकि बाकी दलों ने भी राजनीति से ऊपर उठकर यहां पर अपने सुझाव दिए हैं। मैं इसलिए सबका धन्यवाद करता हूं, इन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, सब इसका समर्थन करें।